मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैनक्यू का फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं पीपल फेस ट्रेड ऑफ। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेड ऑफ? ट्रेड ऑफ का मीनिंग होता है आइदर टू सिलेक्ट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जब हम इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी डायलेमा होती है। मैं तो कहता हूँ डायलेमा क्यों, यू हैव ट्राइलेमा, क्वाड्रालेमा, पेंटालेमा। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ होता नहीं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायलेमा दैट अ ह्यूमन बीइंग फेसेस व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। लेट्स से एक इंसान जो 20,000 रुपये महीना कमाता है, जब वो सोचता है कि मुझे अब आज संडे है तो मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है और मेरा बजट है 500 रुपीज़, तब वो सोचता है कि मुझे कॉन्टिनेंटल खाना है या चाइनीज़ खाना है या तो फिर इंडियन खाना खाना है। जब ये ट्रेड ऑफ का जब सामना वो करता है तब उसको डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन बीइंग या तो फिर इकोनॉमिक डिसीजन जब हम लेते हैं तब हम क्या करते हैं, वी गो फॉर कॉस्ट एंड द बेनिफिट एनालिसिस। उससे फिर डिसाइड होता है कि क्या करना है। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। काफ़ी बार आप जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक यूनिक किस्म का टी शर्ट या कलर का टी शर्ट जब आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोरोसेंट कलर का टी शर्ट है, आप सोचेंगे ये टी शर्ट कौन परचेस करेगा, मैं तो परचेस नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टी शर्ट किसी और को पसंद नहीं आएगा। जब आप टी शर्ट परचेस करने जाते हो तो शायद आपको एक ब्लैक कलर का या तो वाइट कलर का टी शर्ट पसंद है, और जब आपको ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है या तो डायलेमा का सामना करना पड़ता है तो एक चीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लियर है कि आई वॉन्ट टू गो फॉर टी शर्ट ब्लैक। लेकिन हो सकता है कि उस इंसान को वो फ्लोरोसेंट कलर का टी शर्ट ज़्यादा पसंद है। सो जब ट्रेड ऑफ होता है तो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और जब ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन को कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्सन को दाल बाटी खानी पसंद है। जब ट्रेड ऑफ होता है, जब ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बिकॉज जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स की बात करते हैं, और जब लाइक्स और डिसलाइक्स की बात करते हैं तब आता है ट्रेड ऑफ। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनक्यू फ्रॉम द बुक इकोनॉमिक फॉर मैनेजर्स, और उसके अंदर है फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द फोरमोस्ट प्रिंसिपल जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ मैनक्यू का सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। वो एक सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है, लेकिन ये प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल बहुत ही आसान थियरी है, लेकिन एक एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे जिससे हमें मैनक्यू का सेकंड प्रिंसिपल अच्छी तरह से याद रह जाए। इमेजिन कि आप एक एमबीए के स्टूडेंट हैं और आपकी सालाना फीस है 2 लाख रुपीस, और इससे पहले आप कहीं पे जॉब करते थे जहाँ पे आपकी इनकम थी, ईयरली इनकम थी 6 लाख रुपीस। सो यहाँ पे जब आप एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो 6 लाख रुपीस की जॉब जो आपने छोड़ दी है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दो और चीज़ें ऐड होती है, एक तो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जब आप किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं तब आप किसी और दूसरे एक ऑल्टरनेटिव को लीव करते हैं। जो कॉस्ट आपको भरपाई करनी होती है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। So that is known as opportunity cost, और इस प्रिंसिपल को मैनक्यू ने अपने सेकंड प्रिंसिपल में दर्शाया है, जिसको बोलते हैं the cost of something is what you give up to get it. So in my example, what did you give up? Job, 6 लाख रुपए वाली, and what did you get? You are going to get MBA degree. So this 6 lakhs rupees which you give up is your opportunity cost. अब हम मूव होते हैं मैनक्यू का थर्ड प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल। और मैनक्यू बताते हैं रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। ज़्यादातर अर्थशास्त्री या तो इकोनॉमिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि लोग रैशनल हैं। रैशनल लोग वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ज़्यादातर लोग जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं वो रैशनल लोग होते हैं, दोज हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और दूसरा एक कंसेप्ट है जो अर्थशास्त्री या तो इकोनॉमिस्ट बताते हैं, जिसको बोलते हैं द मार्जिनल चेंज।
मार्जिनल का मीनिंग होता है इंक्रीमेंटल चेंज। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो तुरंत बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेते हैं। हम ट्राई करते हैं कि मार्जिन में या तो एक एक यूनिट की बढ़ोतरी करके वो डिसीजन ले और फिर देखते हैं कि उसका पूरा फ़ायदा आपके बिजनेस में किस तरह से होता है। इसी चीज़ को बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ इंक्रीमेंटल कॉस्ट का या तो फिर मार्जिनल कॉस्ट का, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ IRCTC की वेबसाइट से। अगर आप इंडियन रेलवेज़ की टिकटिंग और बुकिंग्स वेबसाइट की बात करें IRCTC, उसमें एक ऑप्शन है ऑटो अपग्रेडेशन। अब ऑटो अपग्रेडेशन किस तरह से काम करता है? व्हेन यू टॉक अबाउट रिजर्विंग इन थर्ड AC या 3 टायर EC, वहाँ जब आपका वेटिंग में नंबर होता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो अपग्रेडेशन का। अगर आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो जब आप वेटिंग लिस्ट में होते हैं और 2 टियर AC के अंदर कुछ सीटें खाली है तो एक कस्टमर को ऑटोमेटिकली यहाँ से अपग्रेड करके 2 टियर AC में भेज देते हैं। नाउ दिस इज़ हाउ दे आर वर्किंग ऑन द मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल, बिकॉज ऐसे भी वो जो 2 टियर AC की जो सीटें थी जो खाली रहने वाली थी वो तो हमेशा के लिए खाली रहने वाली थी, और जो ट्रेन की जर्नी है वो एक पेरिशेबल चीज़ है। अगर मैं बात करूं कि 1 जनवरी 2020 की जो ट्रेन जो एक रवाना होती है अहमदाबाद से मुंबई के लिए, सो वो एक हिस्ट्री हो जाती है। तो यहाँ पे एक मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सो मैनक्यू यही समझाना चाहते हैं दैट रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैनक्यू का 4th प्रिंसिपल, जिसे वो कहते हैं पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब ऐसा प्रलोभन जिससे लोगों का बिहेवियर आप चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स भी होते हैं। जब भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के करते हैं, या तो लोगों का बिहेवियर चेंज करें अच्छी चीज़ के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई बैकवर्ड एरिया होता है तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होता है जिसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स फ्री हॉलीडेज देती है जिससे इंडस्ट्रीज़ को एक प्रोत्साहन मिले या तो इंसेंटिव मिले वहाँ जाके ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती है बिकॉज वहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। एक और चीज़ है उसके बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सीट बेल्ट विच यू वियर व्हाइल ड्राइविंग अ कार। अब इसके 2 आउटकम्स हैं। जब हम सीट बेल्ट पहनते हैं तो हो सकता है कि जिसने सीट बेल्ट पहना है उस इंसान की जान तो बच जाएगी जब एक्सीडेंट होता है, लेकिन हो सकता है जब वो सीट बेल्ट पहनता है तो अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करता है। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि जब ऐसे लोग जिसको पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं या तो ऐसे लोग जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनकी डेथ हो सकती है। आई मीन पॉलिसी तो सेम है कि सीट बेल्ट पहनना अच्छा है, लेकिन उसके आउटकम्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सो ये एक मैनक्यू का प्रिंसिपल जो है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव इज अ फैंटास्टिक वन बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज गिव्स यू इंसेंटिव so that you can respond to those incentives. Professor Anne Gregory Mankiw का 5th principle है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड के साथ साथ आएगा कंपटीशन से घबराना नहीं, क्योंकि जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी साथ में आती हैं, जैसे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट या तो गुणवत्ता, जो एक्चुअली सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राहक के सेटिस्फेक्शन के लिए या तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेड, मैनक्यू ऐसा बताते हैं कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर। जब हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड हो सकती है 2 कंट्रीज़ के बीच में, या तो फिर अगर आप इंटेंस कंपटीशन की बात करें तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, जैसे कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इंटेंस कंपटीशन के वजह से कस्टमर्स को बेनिफिट होता है। क्यों? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर केयर एंड सो ट्रेड ज़रूरी है हर एक कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, हर एक कस्टमर के प्रोग्रेस के लिए और हर एक कंपनी के प्रोग्रेस के लिए, बिकॉज हमें वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस मिलती हैं और उसकी वजह से हर एक इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करता है। सो ये था मैनक्यू का 5th प्रिंसिपल, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर। एन ग्रेगरी मैनक्यू का 6th प्रिंसिपल है जिसे बोलते हैं मार्केट्स आर यूजुअली ए गुड वे
to organize economic activity. जब मैनक्यू मार्केट की बात करते हैं तो वो बात करते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट की. नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइज मार्केट, या तो फिर मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स या कितने सर्विसेज चाहिए वो कस्टमर्स और मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप पेजर खरीदने अब जाएंगे तो आजकल पेजर किसी को नहीं चाहिए. अब ज़माना है मोबाइल फ़ोन का, और मोबाइल फ़ोन में भी अगर मोनोक्रोम स्क्रीन वाला या तो ब्लैक एंड वाइट मोबाइल फ़ोन आप परचेस करने जाएंगे तो ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज अभी आपको स्मार्टफोन चाहिए. सो मार्केट डिसाइड करता है, कस्टमर्स डिसाइड करते हैं कि क्या कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, कौन से सर्विसेज उन्हें चाहिए और कितनी तादाद में चाहिए, व्हाट इज़ द क्वांटिटी इन विच दे वांट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इट इज़ व्हाट द मार्केट दैट विल डिसाइड. कुछ इकोनॉमीज ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट या तो पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करते हैं कि कस्टमर्स को क्या क्या सप्लाई करना है, क्या नहीं. अब इंडिया जैसी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल रहता है और साथ साथ में प्राइवेट पार्टीज का भी बहुत अहम रोल होता है मार्केट इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए. लेकिन मैनक्यू ऐसा बताते हैं कि मार्केट्स, ऑर्गेनाइज मार्केट बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए. So that is the reason his very vital principle is markets are usually a good way to organize economic activity. अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर एन ग्रेगरी मैनक्यू द्वारा दिया गया 7 principles of economics. 7 principle है गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम. गवर्नमेंट को इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं बिकॉज गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो पाती है. अगर गवर्नमेंट नहीं है तो फिर कौन देखेगा? लॉ एनफोर्समेंट या तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कौन देखेगा? लेट अस से इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छी है जीडीपी ग्रोथ के लिए, लेकिन जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी के भी चांसेस हैं, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने खतरनाक पॉल्यूटेंट्स या तो नदियों में या तो हवा में छोड़ते हैं. अगर प्रॉपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज या तो पॉलिसीज गवर्नमेंट की नहीं है तो फिर हो सकता है कि एक तरफ जीडीपी तो बढ़ जाएगा लेकिन साथ साथ में बीमारियां भी बढ़ेंगी. इसीलिए गवर्नमेंट का रोल होता है लॉ एनफोर्समेंट का या तो लॉ एंड ऑर्डर देखने का. जैसे कि सब कुछ सही है, लोगों के पास पैसा है लेकिन क्राइम रेट भी बढ़ा है, तो अगर आप क्रिमिनल्स को नहीं रोकते हैं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर ऐसा पैसा क्या काम का, या तो फिर ऐसा जीडीपी ग्रोथ क्या काम का जहाँ पे you don't have much of law and order. So hence, it's the role of the government and it's the duty of the government which can always improve the market outcome. So जहाँ गवर्नमेंट फेल हो जाती है, जहाँ लोग अच्छी गवर्नमेंट को सिलेक्ट नहीं करते, वहाँ की बिजनेस सिचुएशन भी फिर इतनी अच्छी नहीं होती, वो इकोनॉमी भी इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाती. इसीलिए एक बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल है जो मैनक्यू ने दिया है, दैट इज गवर्नमेंट कैन समटाइम इम्प्रूव मार्केट आउटकम. अब हम आगे बढ़ते हैं मैनक्यू का 8th प्रिंसिपल. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोफेसर एन ग्रेगरी मैनक्यू इस प्रिंसिपल के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि जब भी एक कंट्री डेवलप्ड होती है तो हम उसके कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर है कि प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी इज़ द टोटल goods and services produced based on one labor input. If you're talking about the labor input, productivity जो output से मिलती है वहाँ labor has to be very efficient. जब efficiency की बात करते हैं तब efficient labor कब मिलता है? efficient labor तब होता है जब इसके अंदर required skills हो. तो productivity एक बहुत अहम जरिया है जिससे हम किसी भी कंट्री की ability to produce goods and services define कर सकते हैं. दूसरे काफ़ी पैरामीटर्स है जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इससे पता चलता है कि ये कंट्री कितना डेवलप है. जब हम कंपेयर करते हैं अमेरिका और अफगानिस्तान को तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड नेशंस बिकॉज द पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी हाई एंड अफगानिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री बिकॉज द पर कैपिटा इनकम इज़ लो. दे आर ट्राइंग, दे आर स्ट्राइविंग देयर बेस्ट. लेकिन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन डेफिनेटली हो सकता है और उससे वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पता चलता है. सो ये एक बहुत अहम प्रिंसिपल है. द कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. अब हम रुक करते हैं मैनक्यू का 9th प्रिंसिपल, जिसमें मैनक्यू बताते हैं प्राइस राइज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट
टू मच मनी। अब ये एक इम्प्लाइड प्रिंसिपल है। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा करेंसी नोट्स छापने की बात नहीं है, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने की बात है। ये तो हम जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन से हर एक आम आदमी प्रभावित है। 2019 और 20 में एक इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन की सीधी असर में दिखती है अनियन के प्राइस में, प्याज के प्राइसेस में। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि जब मनी सप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक जब मनी सप्लाई बढ़ाती है तब जनरल प्राइसेस बढ़ती हैं, उसी को इन्फ्लेशन। तो जब मैनक्यू 9th प्रिंसिपल का डिस्कशन करते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन के पीछे के रीजंस हैं द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। सो गवर्नमेंट का रोल होता है या तो इनफैक्ट सेंट्रल बैंक का रोल होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई। उसके बहुत सारे जरिए हैं हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज, बट दिस इज वन थियरी ही wants to discuss when he talks about the 9th principle. इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स फिलिप्स को जरूर पढ़ते हैं। यही प्रोफेसर A.W. फिलिप्स बताते हैं कि there is a short run trade off between inflation and unemployment। अब वो क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर और अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है बेरोजगारी। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेरोजगारी कम होती है। अब कैसे पॉसिबल है? प्रोफेसर A.W. फिलिप्स ने यही फिनोमिनन स्टडी किया था करीब 100 साल के लिए और उन्होंने फिर ये चीज को जनरलाइज किया एज अ थियरी और ये साबित होता था कि देयर इज अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब कैसे होता है ये? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है। जब ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है तो ज्यादा लोगों को रोजगारी मिलती है। जब ज्यादा लोगों को रोजगारी मिलती है उसका मीनिंग है कि बेरोजगारी ऑटोमेटिकली कम होती है। तो ये फिनोमिनन उन्होंने स्टडी किया और उसे जनरलाइज किया। इसलिए मैनक्यू ने भी अपने 10th प्रिंसिपल में इसको समझाया है, जिसे बोलते हैं देयर इज अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन लॉन्ग रन फिलिप कर्व है वो वर्टिकल है। वो वर्टिकल क्यों है हम अपने कोई भी फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। तो हमने 10 प्रिंसिपल्स देखे हैं। आई होप यू एंजॉयड ऑल द वीडियोस एंड ऑल द 10 प्रिंसिपल्स। अगर कोई भी क्वेरी है या तो फिर कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो एंड यू कैन इंटरेक्ट विद मी। इट वाज नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।